Hello everyone. So I welcome you all to your channel UPSC with HM. So in this particular video, I'm planning to give you my honest experience of CSE 2025 mains. So as you know that this was my second mains and overall third attempt. I gave my first mains in 2023. So in this video particularly, firstly I'll be giving you a brief my take on the papers, all the four papers and the essay paper, and then I'll also be sharing the good things that I did during the paper, and of course what are the weaknesses that I consider that still remain. And finally, the focus of this video will be my 1% advice to my peers and basically to my juniors who might be looking for an honest advice. So this will be your learning from this video. So let's begin. So अगर हम GS1 की बात करें तो GS1 का जो पेपर था, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि पेपर में जो लेवल ऑफ रैंडमनेस होती है वो यूपीएससी ने काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर दी है इस पेपर में। बिकॉज़ क्या होता है ना कि GS1 का पेपर हम सब लोगों को लगता है कि GS1 में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, लाइक यू हैव जोग्राफी एंड देन वी हैव हिस्ट्री, कल्चर, ये सब चीज़ें होती हैं। अब इसमें हिस्ट्री एंड जोग्राफी वी थिंक दैट हमने प्रीलिम्स का पढ़ा ही है, क्योंकि सब लोग प्रीलिम्स क्लियर करके आए हैं, तो हिस्ट्री जोग्राफी तो वही होने वाला है जो हमने पढ़ा है, कोर जोग्राफी कोर हिस्ट्री के सवाल तो हम सब कर ले जाएंगे। बट अब यही क्या हुआ है कि इस वाले पेपर में, ऑफ कोर्स दीज आर ऑल माय पर्सनल ओपिनियंस, यू माइट डिसएग्री विद दैट, कि इस पेपर में क्वेश्चंस जो हैं वो कोर जोग्राफी से और कोर हिस्ट्री से काफ़ी कम हो गए हैं। एंड GS1 का जो पेपर है अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी अक्रॉस द पेपर क्वेश्चंस मिलेंगे कि हम ये GS1 के पेपर में हमसे पॉवर्टी पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देन हमसे सिविल सर्विसेज पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देन आगे अगर हम देखें तो हमसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हमसे GS1 में क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। तो इस पेपर को एट फर्स्ट ग्लैंस व्हाट आई नोटिस्ड इज़ कि कोर जोग्राफी क्वेश्चंस वर मिसिंग, कोर हिस्ट्री क्वेश्चंस वर मिसिंग। ऑफ कोर्स देयर वाज वन क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू आईवीसी का एक सवाल पूछा था, देन ज्योतिराव फुले का एक सवाल पूछा था। दीज वर द कोर हिस्ट्री क्वेश्चंस, बट ओवरऑल what I felt was the randomness was increased and the paper looked easy. अगर आप किसी और को पेपर दिखाएंगे तो यही बोलेगा कि हाँ easy था क्वेश्चन, बट if you have to write a full answer in that, your mind really gets boggled by seeing those questions. तो पेपर दिखने में easy लगा but it was difficult to write. Plus I also felt that कहीं ना कहीं PYQ का जो रोल है वो मुझे GS1 में कम होता नज़र आया। तो अभी मैं ब्रीफली बता रही हूँ अपना GS1 पे। बेसिकली अगर आप लोग बोलेंगे तो आई मेक अ कंप्लीट वीडियो लाइक GS1 to GS4, मैं पूरी वीडियो बना दूँगी टेकिंग द क्वेश्चन पेपर्स की हाउ आई हैंडल ईच एंड एवरी क्वेश्चन, तो वो हम कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू GS2। अब GS2 के साथ भी कहीं ना कहीं तक वैसा ही हुआ है कि जो एस्पिरेंट्स थे उनको जैसा GS1 में शौक लगा था, द सेम थिंग दे फेस्ड इन GS2 एज वेल। बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है कि GS2 में हमारे पास एक तो पॉलिटी का रहता है, दूसरा IR रहता है एंड गवर्नेंस रहता है। अब पॉलिटी अगेन GS1 की तरह ही हम लोग प्रीलिम्स में पढ़ते हैं काफ़ी अच्छे से, लक्ष्मीकांत सब रट के जाते हैं, रट के लाइक कम्प्लीटली दे डू इट बाय हार्ट, तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक चीज़ें ईजी हो जाती हैं। अब इस बार मुझे क्या लगता है कि काफ़ी सवाल पूछे गए पॉलिटी से, बट इसमें कहीं ना कहीं ये बैकफायर भी ये हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स की नॉलेज आपकी टेस्ट की गई वहाँ पे। बिकॉज अगर आप पहला ही क्वेश्चन देखेंगे तो करप्ट प्रैक्टिसेस पूछ ली उन्होंने कि डिस्कस द करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। अब इसमें सीधा सीधा ये सवाल पूछ लिया कि आप डिस्कस करो कि कौन कौन सी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं RPA में। अब अगर किसी ने प्रीलिम्स के बाद वो टॉपिक वाइज वो पॉइंटर्स जो हैं 6-7 पॉइंट जो हैं RPA में उनको रिवाइज़ ना किया हो,
तो वो पहला पार्ट क्वेश्चन का उतने डिटेल में नहीं दे पाएगा। चाहे आई एम ऑल्सो अ सीरियस एस्पिरेंट बट एंड मैंने लिख दिया ये क्वेश्चन, बट आई एम जस्ट सेइंग इट जनरली दैट अगर आपने प्रीलिम्स का उतने अच्छे से रिवाइज़ नहीं किया है, आपने उसको ऊपर ऊपर से देख लिया, तो क्वेश्चन ही जब पूरी तरीके से आपसे वो डिमांड कर रहा है कि आप वही लिखिए, एक डिस्कस कीजिए, तो अगर आपने प्रीलिम्स का अच्छे से रिवाइज़ नहीं किया है तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो एक पहली चीज़ तो ये है कि प्रीलिम्स की जो नॉलेज है उसका जो रोल है वो बढ़ता जा रहा है पॉलिटी में। दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये है कि यहाँ पे हमसे रैंडम करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। वाई आई एम सेइंग रैंडम, बिकॉज जो सवाल आए करंट अफेयर्स के उनका अभी कुछ लिंकेजेस एज सच नहीं था, लाइक दे वर नॉट इन न्यूज़ करेंटली। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था ट्रिब्यूनल्स का। अब जो पहला पार्ट था क्वेश्चन का, they were just asking us that comment on the need of administrative tribunal. That is fine, this is a part of our static syllabus also, we like everybody who is a serious aspirant will know this. जो सेकंड पार्ट पूछा वो इन्होंने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स के बारे में पूछा। अब ये ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट जो आया था वो 2021 में आया था। व्हेन आई वाज राइटिंग माय फर्स्ट मेंस इन 2023, उसके पहले की जो टेस्ट सीरीज़ थी वहाँ पे मैंने इसको पढ़ा था, तो वहाँ से मुझे ये याद था। तो ये मुझे थोड़ा सा रैंडम लगा कि ये पूछने का अभी क्या लॉजिक था। सेकेंडली सिमिलरली कश्मीर 2021 पे जो क्वेश्चन पूछा था वो भी बहुत पुराना करंट अफेयर था, अभी नहीं था कुछ उसका लिंकेज, तो वो पूछ लिया। तो पॉलिटी वाले पार्ट का जो मुझे कंक्लूजन लगता है वो ये है कि यहाँ पे हमारी एक्यूमुलेटेड नॉलेज टेस्ट की गई है। लाइक इफ़ यू आर someone who has been following the news, who has been following the newspaper editorials for about 2-3 years, so you will be able to do it. अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे उन एस्पिरेंट्स को फ़ायदा मिल सकता है जो लाइक 2-3 मेंस दे चुके हैं, जैसे मैं हूँ, मैंने एक मेंस पहले दिया था, तो मुझे ये सारी चीज़ें वहाँ से एक्यूमुलेट होके थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं एक्यूमुलेटेड नॉलेज से हम कर ले जाते हैं। अब मुझे ये लगता है कि अब कोई अगर पहली बार मेंस दे रहा है इस साल, तो उसको शायद उतनी डिटेल से ना पता हो ये सारी चीज़ें, तो वो लगा मुझे। नाउ मूविंग टू इंटरनेशनल रिलेशंस आई फेल्ट दैट very specific questions were asked. For example, इंडिया अफ्रीका रिलेशंस में भी ओवरऑल रिलेशंस नहीं पूछे, इंडिया अफ्रीका में स्पेसिफिक जाके कुछ पूछा था। इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप वॉज आस्क्ड, so very specific, so you need more efforts in international relations, I mean as it is looking from the paper. So this was about GS2. Now finally, after a shocker in GS1 and GS2, GS3 was on an easier side, I would say. It was easier because it was predictable. I mean like it was mostly on PYQ lines, प्लस जितने भी हमसे करंट के भी क्वेश्चंस पूछे गए थे दे वर मोस्टली ऑल ऑफ देम वर कवर्ड इन इकोनॉमिक सर्वे एंड वेरियस मैगजीन्स जो भी हम पढ़ते हैं। तो GS3 में I felt that the aspirants were really relieved. I mean, not really, but comparatively it was easier. Now for GS4, this paper, as we know, every year it is the most lengthiest paper. इसको complete करने में बहुत effort लगते हैं, and it was the same this year also. Now GS4 में अब क्या हो रहा है ना कि as far as I have observed is that they are moving away from theory and moving more towards the application part. इस साल भी ऐसा हुआ, डायरेक्ट थ्योरी वाले क्वेश्चन जो हमसे पूछते थे कि व्हाट इज़ एथिक्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एथिक्स, ऐसे टाइप के जो सवाल हैं, जो कोर थ्योरी बेस्ड सवाल हैं, 2023 के बाद से लगातार उनमें गिरावट आई है। अब हमसे थ्योरी वाले सवाल कोई नहीं पूछता है। नाउ दे आर मूविंग मोर ऑन दी एप्लीकेशन साइड। अगर आप देखें भी तो क्वेश्चंस भी थे, जो भी सेक्शन ए के क्वेश्चंस थे, कोई भी क्वेश्चंस एकदम डायरेक्ट नहीं था। ईच एंड एवरी क्वेश्चन डिमांडेड अस टू थिंक एनालिटिकली। तो अगर कोई जस्ट थ्योरी रट के आया है तो अब वो काम शायद ना हो पाए उतना, तो हमें एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग चाहिए। प्लस अगर हम केस स्टडी को देखें वहीं पे, तो केस स्टडी मुझे थोड़ी सी ईजियर साइड पे लगी, मतलब कोई भी केस स्टडी उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी, राइट। अब एटलीस्ट ये भी हो सकता है, आई मीन जैसे मैंने पेपर दिया है तो मुझे उतनी भी इजी नहीं लगी, बट जो भी चीज़ें सुनने में आई हैं वो ये है। एंड दिस आई ऑल्सो फेल दैट केस स्टडीज़ ऑन पेपर वर नॉट कॉम्प्लेक्स, बट यहाँ पे चैलेंज क्या हो जाता है कि केस स्टडीज़ अगर कॉम्प्लेक्स नहीं दी गई हैं तो मोर और लेस सब में कंटेंट सेम था।
तो इट वॉज बिकमिंग रियली डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट आर कॉन्टेंट फ्रॉम वन केस स्टडी टू दी अनदर. अब फॉर एग्जाम्पल टू सब्सटेंशिएट माई पॉइंट, जो मनरेगा वाली केस स्टडी थी उसमें 3-4 सब पार्ट्स थे. अब उसमें हर सब पार्ट में जो जस्ट द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन वॉज चेंज्ड, बट टेक्निकली जो भी वी वर डिमांडेड टू राइट वो ऑलमोस्ट कंटेंट सेम था. लाइक it was asking what would be your reaction, and then the second part was asking us what would be your action. So like that questions more or less हमसे सेम चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे. तो that there it became a challenge, like how to differentiate your content. Now moving towards the essay paper. अब essay paper में क्या हुआ कि it was the first day of the mains, तो पहले ही दिन उन्होंने ये सरप्राइज़ दे दिया that the pages in the essay paper were increased to 16 or 17 rather than just 12. Like मोस्टली क्या होता है कि हमें ऐसे पेपर में 12 पेजेस मिलते हैं तो हम उसी के यूज़ टू होते हैं. अब यहाँ पे हमने पहले ही दिन जाके देखा कि पेजेस जो थे जो हमें दिए गए थे वो अबाउट 16-17 थे. बाकी टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो टॉपिक्स इजी थे, आई वुड से प्रिडिक्टेबल टॉपिक्स थे, PYQ ओरिएंटेड टॉपिक्स थे. तो कोई ऐसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं पूछी थी. इट वाज क्वाइट सिंपल. और अगर आपने ऐसे की प्रिपरेशन अच्छे से करी है, आपने थीम वाइज PYQs एनालाइज किए हैं, अपने नोट्स बनाए हैं, देन इट वुड नॉट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू. बस एक चैलेंज यही लगा कि पेजेस अगर आपको फिल करने हैं, मतलब आई वॉज एबल टू फिल ऑल द पेजेस इन ऐसे, बट ऐसे में ऐसा कुछ रूल नहीं होता है कि आपको सारे पेजेस फिल करने हैं. अगर आपने अच्छा डिसेंट कंटेंट दे दिया है, आपका ऐसे एक अच्छे फ्लो में है, यू विल गेट मार्क्स. नाउ आई विल in the coming videos I will be sharing my essay strategy, as in my 2023 attempt I got 125 marks in essay that were among the highest marks that year. So I can say that I am the right person, like you can trust me for essay. I will tell you how to go about for your essay. So this was basically this was it for my take. Now quickly I can share what are the good things that I felt I did. So firstly I managed to complete all the papers except GS4. GS4 हमेशा से बहुत ही लेंदी पेपर रहता है. मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स फेस डिफ़िकल्टीज एंड सो डिड आई. तो मेरा GS4 में एक पार्ट ऑफ द केस स्टडी मैं अच्छे से नहीं लिख पाई, एक सब पार्ट ऑफ द केस स्टडी, रेस्ट आई completed द पेपर, एंड बाकी के GS पेपर आई वॉज एबल टू complete. Then if you compare, like if I compare from 2023, I felt that my content really improved. And then essay में as I said that I was pre-prepared, like मैंने topics almost सब prepare कर रखे थे, तो ऐसा कोई शॉकर नहीं लगा. सारे pages भर दिए and all were pre-prepared topics. In optional also I was able to complete my paper with decent amount of content, which I was not able to during my first mains. During my first mains I think I left about 4 to 5 pages in optional, and that's why I scored low. It was about 212, but I'm hoping it to increase. Now अब वीकनेस की बात करें, बिकॉज ये एग्ज़ाम ऐसा है कि आप चाहे किसी भी पॉइंट पे हो, आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा दैट येस आई हैव लाइक डन इट ऑल. हमेशा से अगर आप एनालाइज़ करोगे तो आपको कोई ना कोई वीकनेस आपकी लगती ही है. तो मैंने भी एनालाइज़ किया है, तो मेरी जो मुझे लगता है कि वीकनेसेस अभी हैं, वो मुझे लगता है कि मुझे एथिक्स की केस स्टडी पे अभी और काम करना चाहिए. आई नीड मोर प्रैक्टिस इन दैट. देन जैसे मैंने आप लोगों को भी कहा कि GS1 और 2 में रिटेंशन ऑफ द प्रीलिम्स कंटेंट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, आपका मेंस है, तो मेक श्योर कि आप प्रीलिम्स की जो बुक्स हैं उनको उसी कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं जैसा कि आपने प्रीलिम्स के टाइम किया था. ये चीज़ मैं इसीलिए बोलती हूँ बिकॉज़ ये मैंने इस वाले मेंस में रियलाइज़ किया ज़्यादा. बिकॉज़ क्या होता है ना कि जब हम पहले मेंस अपने पहले अटेम्प्ट में होते हैं तो हम प्रीलिम्स को बहुत सीरियसली लेके पढ़ते हैं. बट दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में जब प्रीलिम्स क्लियर होता रहता है तो हम थोड़ा ऐसे हो जाते हैं कि यार क्वेश्चन देख के आ जाएगा आंसर, तो हम आई थिंक उतना कुछ चीज़ों को इग्नोर करने लग जाते हैं प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली. बट अभी मुझे रियलाइज़ हुआ दैट GS1 एंड 2 अगर आपको अच्छा करना है तो आप अपना प्रीलिम्स के कंटेंट को अच्छे से रखिए, आप उसका रिटेंशन बढ़ाइए इवन फॉर मेंस. अब जैसे एग्जांपल के तौर पे एक एडवोकेट जनरल का क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें आर्टिकल, अगर आपको इंट्रोडक्शन, एडवोकेट जनरल और
अटॉर्नी जनरल का एक क्वेश्चन था GS2 में। अब उसके इंट्रोडक्शन में मैंने उसका स्टार्ट किया आर्टिकल 76 से, अटॉर्नी जनरल के। बट मैंने अगर अपने और दोस्तों से बात की तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ दैट दे वर नॉट एबल टू रिकॉल दिस आर्टिकल, या फिर इस आर्टिकल को रॉन्ग लिख दिया। अब ये उतनी बड़ी बात नहीं है, हमारी मेमोरी शॉर्ट लिव्ड है या वी आर नॉट मशीन्स, तो हम भूल सकते हैं। बट ये एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, ये सीखने के लिए कि अपना प्रीलिम्स कंटेंट टॉप नॉच रखना चाहिए आपको, मतलब रखना पड़ेगा फॉर द कमिंग मेंस। तो आप इसको एक एडवाइस की तरह लीजिए दैट आप अगर मेंस लिखने जा रहे हैं तो अपना प्रीलिम्स का कंटेंट भी 100% रखिए। देन द थर्ड थिंग इज़ कीप टाइम अंडर कंट्रोल, स्पेशली इन एथिक्स। लाइक योर अपनी वॉच है, अपनी जो क्लॉक है उस पर प्रॉपरली आप वॉच रखिए और पहले अपने टाइम स्लॉट्स को डिवाइड करके जाइए कि हाँ इतने टाइम में मुझे इतना क्वेश्चन करने ही करने हैं। लाइक दैट्स रियली नॉन नेगोशिएबल। चौथी थिंग जो मुझे लगती है कि टेस्ट सीरीज़ का जो शेड्यूल है उसको आप फॉलो करो। जो भी आपने टेस्ट सीरीज़ ली है, मेक श्योर दैट यू कंप्लीट द टेस्ट, और अबाउट 80% उसको कंप्लीट कर लो। और उसके जो मॉडल आंसर्स मिलते हैं उनको आप अच्छे से रीड करके जाओ। ये मैं क्यों बोल रही हूँ इस बार के, क्योंकि ऐसे मुझे बहुत मेरे दोस्त मिले, हमने सबने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की ही थी। बट अब क्या होता है कि लास्ट में टाइम क्रंच होता है तो हम मॉडल आंसर सबके नहीं पढ़ के जाते हैं। अब देयर वाज वन क्वेश्चन इन द पेपर दैट वाज एग्जैक्टली द रिपीट ऑफ व्हाट दे हैड आस्क्ड। आई थिंक इट वाज फोरम्स टेस्ट सीरीज़। तो जो प्रेसिडेंट वाला क्वेश्चन आया था GS2 में, द ऑड कंपैरिजन बिटवीन इंडियन प्रेसिडेंट एंड US प्रेसिडेंट, दैट वाज एन एग्जैक्ट रिपीट। तो ऐसा हो जाता है कभी, तो बाद में आपको रिग्रेट नहीं लगना चाहिए कि यार पढ़ा नहीं मैंने ये, या पढ़ लेता। तो मेक श्योर दैट जो भी आपने टेस्ट सीरीज़ लिया है एटलीस्ट उसको तो कंप्लीट करके जाए, ठीक है। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, व्हाट विल बी माई एडवाइस टू माई जूनियर्स। अब बिफोर गिविंग एनी एडवाइस, फर्स्टली आई मीन लाइक जो भी आपको कोई एडवाइस देता है इस एग्ज़ाम में, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आप अपने आप को देखिए कि आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, आपकी क्या सिचुएशंस हैं, एट व्हाट पॉइंट यू आर, व्हाट आर योर नीड्स एंड व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फेस। उसके बाद ही आप किसी और की एडवाइस लेना। तो अब मुझे क्या लगता है कि अगर आप में से जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी मेंस नहीं दिया है ना, सो यू आर एब्सोल्यूट बिगिनर्स, तो आप लोग ये तो एक बात मेरी मान ही लेना कि बिफोर you're going to write your mains, make sure, please make sure that you have your notes ready for each and every topic। हमारे जो UPSC का सिलेबस है वो बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस है, उसमें पॉइंट वाइज आपको हर GS के सिलेबस मिल जाएगा। हर पॉइंट से हर पॉइंटर जो सिलेबस का होता है उस पर आप उसको लीजिए और उस पर आपके 2 या 3 पेज के नोट्स हर टॉपिक पे होने चाहिए। नो मैटर कि वहाँ से PYQ आया है या नहीं आया है। वैसे तो आए हैं, अब पूरा सिलेबस कवर हो चुका है। अगर नहीं भी आया है किसी सब पार्ट से, मेक श्योर दैट यू हैव योर नोट्स, ठीक है। अब नोट्स कैसे बनाने हैं या उसकी क्या टेक्निक्स हो सकती हैं वो भी मैं आपको अगली वीडियोज़ में मेरी शेयर करूँगी। अगला सेकेंड पॉइंट जो है वो ये है कि आपका जो प्री और मेंस के बीच का जो टाइम होता है ना, उसको यूटिलाइज इट वेरी 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 जुडिशियसली। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज अब कुछ लोग होते हैं अपने फर्स्ट मेंस से पहले जो ईयर लॉन्ग जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं वो ले लेते हैं। मैंने भी ली थी बिफोर माई फर्स्ट अटैम्प्ट। आई टुक MGP। ओके, तो MGP क्या होता है कि एक पूरी साल की टेस्ट सीरीज़ होती है जो आपको हफ्ते में टेस्ट लिखना पड़ता है मेंस का। वो मैंने करी और उसके बाद मैंने प्री के बाद भी टेस्ट दिए। तो दोनों चीज़ें करने के बाद व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज़, मेंस के लिए स्पेशली क्या होता है ना कि आप प्री और मेंस के बीच के जो 2 महीने होते हैं, अब तो 2 ही महीने मिल रहे हैं, 2 महीने में क्या कर रहे हैं, दैट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट यू डिड बिफोर दैट, लाइक बिफोर योर प्रीलिम्स, एंड दैट इज़ स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट। आपने क्या लिखा है, आपने कितने टेस्ट दिए हैं, वो सब ये इस पे ज़्यादा मैटर करेगा कि आपने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में क्या किया है। क्योंकि मेंस एक ऐसी प्रोसेस है ना कि वहाँ पे आपकी इमीडिएट मसल मेमोरी बहुत काम आती है। इमीडिएट मसल मेमोरी से क्या मतलब है कि आपने उन पास्ट के 2 महीनों में क्या लिखा है, आपके हाथों को, आपके ब्रेन को वो सब चीज़ें याद रहेंगी व्हेन यू विल राइट योर एक्चुअल मेंस पेपर, ठीक है। 1 साल पहले आप कैसे लिखते थे, हो सकता है 1 साल पहले आपने बहुत ऐसे
बहुत अच्छे से, बहुत ही शिद्दत से पढ़ाई की है, पूरा 1 साल आपने हर हफ्ते टेस्ट दिया है, बट प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद आप उतना अच्छा ना लिख पाए हो, या आपने नहीं कोई शेड्यूल फॉलो किया, या उतने अच्छे से टेस्ट नहीं लिखे, देन ट्रस्ट मी दैट यू विल सी अ डाउनफॉल इन योर परफॉर्मेंस इन मेंस। और अगर आपने पूरे साल सिर्फ PYQs लिखे हैं और कोई टाइम बाउंड मैनर में टेस्ट भी नहीं लिखे हैं, लेकिन प्री के बाद आपने बहुत रिगरेसली टेस्ट लिखे हैं, दैट विल हेल्प यू मच मोर। तो ये आप इंश्योर करना कि प्री और मेंस के बीच का जो टाइम है उसमें राइट एज मच एज यू कैन इन अ टाइम बाउंड मैनर, दैट विल श्योरली हेल्प यू मोर देन दैट। अगर कोई 1 साल से टेस्ट सीरीज़ दे रहा है, उससे ज़्यादा अगर आपने 8 टेस्ट भी दे दिए हैं प्री और मेंस के बीच में बहुत अच्छे से टाइम बाउंड मैनर में, ट्रस्ट मी दैट विल बेनिफिट यू मोर। एंड कीप माई एडवाइस, लाइक ये एडवाइस तो ले ही लेना बिल्कुल। अब तीसरी चीज़ आती है एस्से। अब एस्से का ऐसा पेपर है जो आपके अटैम्प्ट को और आपके साल को, इट कैन मेक और ब्रेक योर अटैम्प्ट। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इन 3 साल के एक्सपीरियंस में जितना मैंने देखा है अपने दोस्तों को या अपने बाकी एस्पिरेंट्स को, फेलो एस्पिरेंट्स को, कि ऐसे को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता। अब कुछ लोग होते हैं जिनमें इनग्रेन्ड वो वोकैब स्किल्स, इनग्रेन्ड वो राइटिंग स्किल्स होती है, राइट। हर किसी में तो नहीं होती ना। लाइक अगर आप मेरी बात करो, मैं इतना अच्छा वोकैबलरी मेरा नहीं है कि मैं ये ना ही मैं इतना ज़्यादा क्रिएटिव हूँ कि मैं ऑन द स्पॉट सब कुछ बना लूँ, बट स्टिल 2023 के जो पेपर है उसमें मेरे को 125 मार्क्स आया है एस्से में, सॉरी, जो कि मैंने बोला कि वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर था। कैसे? अब ये लक बेस से नहीं आया, ना ही ऐसा हुआ कि तुक्का लग गया है। मैंने इस 125 के लिए एक प्री प्लान मेरी स्ट्रैटेजी थी। मेरे को पता था कि मेरी इनग्रेन्ड मेरे में नहीं है वो, कि मेरी इनग्रेन्ड उतनी अच्छी वोकैबलरी नहीं है, उतनी अच्छी क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है कि मैं ऑन द स्पॉट जाके उतना अच्छा ऐसे बना लूँ। बहुत लोग होते हैं ऐसे जो बना लेते हैं, कूडोज टू देम, बट हियर आई एम टॉकिंग टू दोज पीपल हु आर नॉट लाइक दैट, लाइक हु आर नॉट सुपर जीनियस। उतने क्रिएटिव नहीं है, हर कोई नहीं हो सकता है। तो ऐसे को प्लीज़ गिव ऐसे द रिस्पेक्ट विच यू गिव टू एनी अदर GS पेपर, बिकॉज मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि ऐसे भी तो 250 मार्क्स ही दे रहे हैं हमें, और बाकी GS पेपर भी हमें 250 मार्क्स दे रहे हैं। सो वाई डू वी गिव लेस टाइम टू ऐसे? So I will definitely share my strategy. It's a completely logical and trusted and tested strategy. So I will share my strategy for that. Don't worry. And now for those people who have given one mains, उनको पता ही है कि उनको क्या करना है. But still if I have to give my 1%, it's that keep your time under your control during the exam. And I've realized that paper completion शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी. आपने कंटेंट बहुत अच्छा लिख लिया है आधे पेपर में, लेकिन आधा पेपर आपने इतना ख़राब लिखा है कि लाइक बहुत ख़राब लिखा है, तो वो आपके लिए उतना फेवर नहीं करेगा वर्सेस कि आपने पूरा पेपर अच्छे से फिनिश किया है विद अ डिसेंट अमाउंट ऑफ, लाइक विद अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ कंटेंट. वो आपको हेल्प करेगा. तो आप अपना कंटेंट तो इम्प्रूव करेंगे ही, हम सब लोग वही कर रहे हैं, बट कभी भी अपने पेपर कंप्लीशन को ना उससे कम प्रायोरिटी मत देना. हमेशा पेपर कंप्लीशन शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी. एंड देन लास्ट थिंग वुड बी कि मेंस होने के बाद ना कीप डूइंग वैल्यू एडिशन. अभी मोस्ट लोग करते हैं, बट जिन लोगों ने पहला मेंस दिया है, वो क्या होता है ना कि जब हम मेंस दे के आते हैं तो हमारा ब्रेन इतना ज़्यादा टेंस सिचुएशन में रह चुका होता है उन 3-4 महीनों में मेंस के पहले, कि उसके बाद बॉडी और माइंड दोनों ही रिलैक्सेशन मांगते हैं, विच इज़ वेरी फाइन. मैंने जब अपना पहला मेंस दिया था 23 के बाद, 23 में, तो माई बॉडी वॉज लाइक कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड एंड सो वॉज माई माइंड. तो इट वॉज लाइक माई बॉडी एंड माई माइंड वॉज डिमांडिंग, दे वर डिमांडिंग दैट अमाउंट ऑफ रेस्ट. तो मेंस के बाद मेक श्योर फर्स्टली दैट आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेस्ट दे रहे हैं अपने माइंड को, अपने बॉडी को. बट इसके साथ साथ आप ये एडवाइस मेरी और ले लो दैट डोंट लूज़ योर मोमेंटम. ठीक है, मतलब आप, ठीक है, आपने 15 डेज कंप्लीट रेस्ट किया, ये चलो 1 मंथ कंप्लीट रेस्ट किया, बट इसके बाद वेक अप टू द रियलिटी. ठीक है, व्हाट डू आई मीन वेक अप टू द रियलिटी? जो लोग पहला मेंस दे के आते हैं ना, उन लोगों को आई फील दैट लाइक दिस इज़ माई ऑनेस्ट एंड वेरी रॉ रियलाइजेशन विच आई एम शेयरिंग विद यू. हमें कभी कभी ऐसा रियलाइज़ नहीं होता है दैट हम क्या कर रहे हैं. लाइक अगर हम मेंस दे के आए हैं तो हमें लगता है यार हो ही जाएगा, मेंस तो दे दिया है, अब हो ही जाएगा, क्यों नहीं होगा, दैट्स वेरी गुड. बट हमेशा ऐसा नहीं होता है.
और हमें ये भी लगता है कि अब तो मेंस दे दिया, लाइक एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ, बट you've just given your paper. It is about to evaluate, the result is about to come, and what if you do not make it to the list, to the interview call, what if you do not get the interview call, उसके बाद आपको वापस रीस्टार्ट करना है। तो अपने आप को उतना भी ज़्यादा वो रिलैक्सेशन मोड में मत डालो कि आप रीस्टार्ट ही ना कर पाओ। ये चीज़ मैं अभी रियलाइज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ था 23 के मेंस के बाद, जब मैं मतलब बहुत ज़्यादा ही चिल मोड में आ गए थे और इतना रियलाइजेशन भी नहीं हुआ था कि आगे क्या करना है, क्योंकि उतनी एडवाइस भी नहीं मिली थी किसी से। तो टिल मेंस आई वाज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं किया था। आई वर्कड ऑन माई ऑप्शनल, थोड़े बहुत लेक्चर्स वगैरह देखे थे, बट वो पढ़ने का जो मोमेंटम होता है ना, आई वुड से वो चला गया था या फिर बहुत ही कम हो गया था। और उसके बाद आया मेंस का रिज़ल्ट एंड आई वाज नॉट एबल टू क्वालिफाई। तो मेंस भी क्वालिफाई नहीं हुआ तो वो अलग शौक लगा, बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री दिया, हो गया क्लियर, एंड आई वाज अ सीरियस एस्पिरेंट, आई एम अ सीरियस एस्पिरेंट। तो उसके बाद क्या होता है ना कि आपका सब चीज़ें एकदम अच्छे से चल रही हैं आपकी, बट सडनली व्हेन यू गेट दैट फर्स्ट फेलियर ऑफ योर लाइफ, तो वो एकदम से स्पीड ब्रेकर आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि आप इतने ज़्यादा शॉक भी हो जाते हो, प्लस डीमोटिवेट से भी हो जाते हो कि सब कुछ सही किया फिर भी नहीं हुआ, ऐसा टाइप। तो इट कॉस्टेड मी माई नेक्स्ट प्रीलिम्स, लाइक इतना ज़्यादा मेरा मोमेंटम ब्रेक हो गया था वहाँ पे कि पढ़ाई की, मतलब पढ़ तो रहे थे बट वो मोमेंटम इतना ज़्यादा ब्रेक सा हो गया था, पढ़ने की हैबिट थोड़ी कम हो गई थी, दैट इट कॉस्टेड मी माई नेक्स्ट प्रीलिम्स। मैं नेक्स्ट प्रीलिम्स मेरा 2 मार्क्स से मिस हुआ। अब ये भी है कि सिर्फ 2 ही मार्क्स से मिस हुआ, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा ब्लंडर करके आए थे। बट अभी मुझे प्रीलिम्स की मार्कशीट आने से पहले ऐसा लग रहा था, 2024 की जो प्रीलिम्स की मार्कशीट थी, कि मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है और ये इसी वजह से हुआ है। बट अब ऐसा नहीं भी है, बट आप लोग ऐसा ना करें, इसलिए मैं बस आपको बता रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है आप लोगों के साथ कि इस वाले मेंस के बाद इतना ज़्यादा मोमेंटम लूज़ कर दिया कि आगे के अटेम्प्ट भी ख़राब हो गए। तो प्लीज़ ऐसा मत करना। तो ये थी मेरी एडवाइस। तो दैट वाज इट, जो भी मुझे शेयर करना था। अब इन दी अपकमिंग वीडियोज़ आई एम प्लानिंग कि मैं मेंस के लिए स्पेसिफिकली नोट मेकिंग पे एक वीडियो डाल दूँ कि मेंस के नोट्स, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, कि आपको किस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए या आपका काम थोड़ा सा ईजी हो जाए। प्लस करंट अफेयर्स का एडिशन हमें कैसे करना होता है मेंस के नोट्स में, वो भी बहुत लोगों को डाउट होता है। प्लस ऐसे स्ट्रैटेजी, एज आई सेड दैट, ये तो है ही, ये डालूंगी। सो दिस वॉज इट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू liked anything, if you did not like anything, I would please request you to just comment it down. And also, what do you need in the next video? If you have any doubt, if you need anything specific, please comment down. I would be happy in following that. Thank you.